मिडिल एजुकेशन के टॉपर सीरीज 2024 में आपका स्वागत है। ये हमारा वीडियो नंबर 3 होने जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने टॉपर सीरीज के वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 को नहीं देखा तो डेफिनेटली आपने अपना 10 नंबर का नुकसान कर चुका है। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न उठे कि 10 नंबर का ही तो है, क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वीडियो से अब हम कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर तुम ये सोच रहे हो तो समझो तुम गलत सोच रहे हो। सीरीज का नाम है टॉपर सीरीज और आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए आधे नंबर भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, 1 नंबर तो दूर की बात है। अगर वाकई आपके अंदर जुनून है, आप टॉपर बनना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 1 एंड 2 को जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा उसका पीडीएफ भी देने का प्रयास करूंगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले टॉपर सीरीज में हमने स्टार्ट किया है सोशल साइंस से एंड सोशल साइंस का वीडियो नंबर 3 होने जा रहा है। हम कवर कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार 4 नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर किया, 4 नंबर का यहाँ से, 1 नंबर का यहाँ से। हमने टोटल 9 नंबर का कवर कर लिया है। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कृषि से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद 7 नंबर का फिर से आपका प्रश्न पक्का हो रहा है। और इतना मैं बता देता हूं, जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कर दूं, जिस क्वेश्चन पे उंगली रख दूं, उसको तुम पढ़ करके चले जाना। अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा गया तो तुम मिडिल एजुकेशन को देखना मत, कभी मत देखना। टॉपर सीरीज अगर मैं शूट कर रहा हूं तो ऐसे ही नहीं, मैं जब भी टॉपर सीरीज का वीडियो लेकर के आता हूं तो बाकायदे मैं अपना दिमाग खोलता हूं और रिसर्च करके इस वीडियो को शूट करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 और अध्याय 5 के उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो 3 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से देखने को मिलेगा। ये रहा आपके सामने अध्याय 4 कृषि। कृषि वाले चैप्टर से मात्र 3 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। बस इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा तो प्लीज़ जाइए, जाकर के जुड़िए, वहीं पर डेली टेस्ट भेजा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसलें क्या होती है और खरीफ की फसलें क्या होती है। यहाँ से प्रश्न पिछले 4 सालों से हर बार रिपीट हो रहा है, चाहे आपका त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो। इस क्वेश्चन को मिस मत करना, एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जो पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है, वो ये है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। आप देखो कि जूट का कलर सुनहरे रेशे मतलब सोने की तरह होता है, सुनहालू कलर का होता है। इसी कारण से जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, सिर्फ उसके कलर कारण, उसका कलर जो होता है वो सोने के जैसे होता है, इसलिए सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में पूछा, अगर रबी और खरीफ की फसलों का नाम लिखिए, तो नाम नहीं पूछेगा, ध्यान सुन लो। इसमें पूछेगा डेफिनेशन, क्या होता है रबी की फसलें और क्या होता है खरीफ की फसलें। अभी मैं रटा देता हूँ। एक बात बताओ, यहाँ पे हमने लिखा अक्टूबर, ध्यान से देखना, तुम बस देखो, तुमको अभी रटेगा। हमने क्या लिखा बेटा, अक्टूबर। तो अंतिम में क्या लिखा है, बर लिखा है, तो बर का उल्टा कर दो, रब होता है, बोल दो हाँ होता है। तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे रबी की फसलें कहते हैं। अब इसका उल्टा खरीफ की फसलें, जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, उसे कहते हैं खरीफ की फसलें। अब तो नहीं भूलोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट डेफिनेशन भूल जाते हैं। अरे यार रबी का क्या होगा, जून जुलाई होगा, मार्च अप्रैल होगा। अरे काहे का, लो आसान भाषा में बता दिया। आप लिखो सिंपल सा अक्टूबर, अंतिम में लिखा है बर, इसका उल्टा करो रब, तो रब का कर दो रबी। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे कहते हैं रबी की फसलें। और वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, उसे कहते हैं खरीफ की फसलें। कैसा लगा ट्रिक, मजा आया ना। अब उसके हिसाब से तुम दिमाग लगा लो कौन कौन सा हो सकता है रबी फसलें, कौन सा बरसात में बोते हैं। जो बरसात में बोते हैं वो आपका खरीफ की फसलें होगी, क्योंकि बरसात तो जून जुलाई में लगता है ना।
अभी जैसे क्या चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी अभी भाई इतनी बरसात नहीं, अभी ठंडी है, तो ठंडी में गेहूं लगता है, चना लगता है, मटर लगता है ना। मटर की सब्जी भी देखते हो मार्केट में खूब सारी आती हैं, सरसों की भाजी आती है ना। और इसके बाद पालक वालक कितनी सारी निकलती हैं, तो ये सब आप इसमें डाल दो खरीफ की फसलें में। मज़ा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 नंबर के हिसाब से, 2022 में पूछा भी है, वो है नगद एवं व्यापारिक फसलें से क्या है। इसको भी सुन लो। देखो, नगद फसलें का मतलब होता है कि जिसको हमने उत्पादन किया और उत्पादन करके उसको भोजन के रूप में उपयोग किया, उसे नगद फसलें कहेंगे। और व्यापारिक फसलें मतलब जिसको हमने उत्पादन किया लेकिन उसको खाया नहीं, उसको बेचा, उसे व्यापारिक फसलें कहेंगे। उदाहरण देता हूँ, कपास। कपास की तुम खेती करते हो, क्या कपास खाते हो? नहीं ना, उसे बेच देते हो, उससे कपड़े बनते हैं। गन्ना की तुम खेती करते हो, लेकिन क्या गन्ना खाते हो? बोलोगे हाँ सर खाते हैं। अरे भैया, तो क्या खेती करते हो तो क्या पूरा गन्ना खा जाते हो? बोलोगे नहीं। तो गन्ना किस में आएगा? व्यापारिक में आएगा। अब यहीं पर हम बात करें चावल का, तो हम बोलेंगे चावल की तुम खेती करते हो, क्या तुम चावल खाते हो? तो बोलेंगे हाँ सर। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं खाता भी हूँ, और कुछ लोग बोलेंगे मैं बेचता भी हूँ। बेटा, जो चावल है वो खाद्यान्न फसलें में आएगा, नगदी फसलें में आएगा, सॉरी हाँ नगद फसलें में आएगा, खाद्यान्न फसलों में आएगा, क्योंकि मूलतः उसका उत्पादन हम अपने खाने के लिए करते हैं। बस ये 3 प्रश्न यहाँ से आपको पढ़ना है, मात्र 3 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जायद फसलें क्या होता है, इसको सुन लो एक नज़र। बाकी परीक्षा में कभी नहीं पूछो, तो इस बार नहीं पूछेगा। जायद फसलें सिंपल सा, जो गर्मी का छुट्टी मिलता है जिसमें सब्जी भाजी लगा देते हैं, जिसमें खेत खाली रहता है, तो वही जायद की फसलें कहलाती है। खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना बेटा, जो कि तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। वो प्रश्न ये है कि झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूमिंग खेती को इस ट्रांसफॉर्मिंग कृषि कहते हैं, मतलब स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और देख लीजिए, इसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कहते हैं, और मणिपुर में पालूम कहते हैं, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दीपा कहते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब देखो, प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि, नाम से स्पष्ट है। जीविका निर्वहन मतलब ऐसी खेती जो जीवन निर्वहन के लिए करते हैं, उसे कहेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि। बस खत्म। बाकी परीक्षा में नहीं पूछेगा, स्किप करो, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर, इसको स्किप मत करना। 200% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लो, इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया हूँ, जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा। बाकी यहाँ से कुछ और बन सकता है, तो देख लो। टॉपर सीरीज का उद्देश्य यही है, आपको टॉप कराना। तो टॉप कराने के हिसाब से मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, बस तुम पढ़ते जाओ, बस हो गया, ठीक। नेक्स्ट वहाँ के यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई बन ही रहे तो कोई मतलब नहीं हमें टाइम पास करने से। एक देख लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर। अब देखो, इसका तुम अंतर पढ़ लो ना, तुम्हारे 2-3 चीज क्लियर हो जाएंगे। अगर तुमसे पूछता है प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि क्या होता है, मतलब सिंपल से, जो जीविका निर्वहन के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसे कहते हैं जीविका निर्वहन कृषि। अरे जिनके जोत का आकार कम होता है, जोत मतलब जिनके पास कम जमीन होता है, छोटे हेक्टेयर का जमीन होता है, तो एक बात बताओ, वो जीविका निर्वहन करेगा ना भाई। अब जिसके 2 एकड़ जमीन है, तो 2 एकड़ में कितना खेती कर कितना बेच लेगा, तुम खुद बताओ, नहीं कर पाएगा ना, उसे कहेंगे जीविका निर्वाह कृषि, ठीक। और वाणिज्य कृषि क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट। कुछ बड़े किसान भी होते हैं, जैसे मेरे घर में खुद 40 एकड़ की ज़मीन है, तो हम लोग बड़े किसान में काउंट होंगे, क्योंकि 40 एकड़ ज़मीन बहुत कहलाती है भाई। अगर इसमें खेती प्रॉपर वे में हो जाए ना, तो ये समझो कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब फेल है, तुम्हारा हर एक चीज़ फेल है, किसानी में इतना पैसा है फिर, लेकिन प्रॉपर वे में खेती करने वाला होना चाहिए। अब भले 40-50 एकड़ है, कर नहीं रहे हो, कर तुम आधे एकड़ में रहे हो, तो तुम तो रहोगे गरीब ही ना, समझ रहे हो। तो वाणिज्य कृषि उसे कहते हैं जो बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। बस इतना अंतर है, तो इसको देख लेना, बस ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी मैं समझा दिया हूँ और मैं समझाऊंगा ही आसान भाषा में, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कह रहा है अध्याय नंबर 5, इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। 1 नंबर के 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 3 नंबर के साथ 1 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। मतलब हमें केवल 2 प्रश्न इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक ऊपर अथवा में, एक क्वेश्चन ऊपर और अथवा करके दूसरा क्वेश्चन, मतलब 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। देखो, 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं तुमसे, एक बार 3 नंबर का प्रश्न छूट गया, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न मत छोड़ना, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में तुमको टाइम भी बढ़िया मिल जाता है ना, क्या पढ़ के लिखना ही तो है ना, ज़्यादा समय नहीं लगता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए 1 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलेगा। अगर तुम एक्टिव हो तो मुझे कमेंट से लिख करके बताओ। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा।
यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार खनिज क्या है। तो खनिज कुछ नहीं, भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्राकृतिक में अनेक रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से कठोर और नरम भी सम्मिलित हैं। मतलब खनिज कुछ नहीं है, प्राकृतिक के अंदर पाए जाने वाला ऐसा तत्व जो विभिन्न प्रकार की संरचना में विद्यमान है उसे खनिज कहते हैं। कुछ खनिज कठोर और कुछ खनिज मुलायम होते हैं, इतना आपको लिखना है। अब भूपर्पटी क्या है इसको जरा समझ लो, इसको अपन को रटना नहीं समझना है। ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी। हमारी पृथ्वी की 3 परत है, ठीक। मैं और परत बना देता हूँ, ये नेक्स्ट पृथ्वी और ये एक नेक्स्ट, ठीक। इसे कहते हैं पृथ्वी के बाहरी परत में जिसमें धूल कण होते हैं उसे कहते हैं भूपर्पटी। अंदर वाले परत को कहते हैं प्रवार और इसके अंदर वाले को कहते हैं क्रोड। तुम सेब तो देखे होगे, सेब की संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक। काट दोगे तो अंदर जो बीज होता है ना उसकी तुलना क्रोड से की गई है। मतलब जैसे अंदर बीज होता है वैसे पृथ्वी के अंदर गर्म है। नेक्स्ट जो बीज का गूंजा होता है जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद होता है उसे कहते हैं प्रवार, और जो छिलका होता है उसे कहते हैं भूपर्पटी। इस प्रकार से आपका भूपर्पटी, प्रवार और कोड तीनों चीज़ समझ में आ गया, और तीनों याद रखना, 3 के तीनों याद रखना, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कुछ और हमारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। हाँ, एक प्रश्न और देख सकते हैं कि भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो मैग्नीज याद रखना, सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मैग्नीज का उत्पादन होता है। आई थिंक मलाज खंड में तांबा होता है। भरवेली की खान है मैग्नीज के लिए, भरवेली की खान, ठीक। फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन तीनों चीज़ को ध्यान रखना कि मैग्नीज में पहला, दूसरा, तीसरा कौन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ में भी पूछने को मिले, लेकिन ये है कि पक्का देखने को मिलेगा। चलिए बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि आग्नेय और कार्यांतरिक चट्टान क्या होती है, इसको जरा समझ लो। देखो बेटा, आग्नेय चट्टान का मतलब क्या होता है, जो बेसाल्ट लावा के निकलने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय कहते हैं। अरे यार नाम से स्पष्ट है, आग्नेय, आग्नेय मतलब आग, ठीक। देखो आग्नेय मतलब आग, तो एक बात होता है जो ज्वालामुखी निकलता है उसमें आग ही तो निकलता है। तो ज्वालामुखी जो निकलता है उसके ठंडे होने से जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। अच्छा, कार्यांतरित किसे कहते हैं, तो कार्य आंतरित, नाम से स्पष्ट करो, कार्य आंतरित मतलब कई दिनों तक लगातार कार्य हो रहा था, और कहाँ हो रहा था, अंदर हो रहा था। आंतरित मतलब अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर पुराने, बहुत पुराने सालों से दबे ऐसे चट्टान जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं उसे कार्यांतरित चट्टान कहते हैं। बस इतना तो लिखना था। देखो कोई कठिन नहीं है यार, हम लोग कठिन बना लेते हैं, हम लोग हवा बना लेते हैं, अरे बाप रे इतना कठिन है कैसे याद होगा। अरे मिडिल एजुकेशन याद कराएगा, तुमको टॉप कराएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक। तो यहाँ से आपको ये भी प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, प्लीज़ इसे आप पढ़ लेना, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। हमें खनिज बचाना चाहिए, और खनिज बचाएंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, वरना भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है, ठीक। तो इसे आप पढ़ लेना, बस वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखो जो समझाने वाला होगा, जो काम चीज़ होगा वो मैं समझा दूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। देखो नेक्स्ट कहता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखो 2 चीज़ होता है, एक परंपरागत, दूसरा होता है गैर परंपरागत, ठीक। तो सबसे पहले यार जो कभी ख़त्म ना हो, ध्यान सुन लो, जो कभी ख़त्म ना हो उसे कहेंगे गैर परंपरागत। मतलब गैर है ना, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे क्या होता है, अपन गैरों का चीज़ पा जाते हैं, बहुत उपयोग करते हैं। जैसे गैरों की गाड़ी पा गए, गैरों मतलब दूसरे, ये दूसरे पा गए बहुत उपयोग करेंगे, अच्छा भगाएंगे, एकदम रगड़ के भगाएंगे, जितना उसका कान होता है उतना मुरे रहते हैं, है ना। गैरों को मोबाइल पा जाए तो अच्छा चलाते हैं, जितना वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, जितना एकदम फुल HD में उसका दूसरे के नेट पा जाते हैं, तो करते हैं ना। तो गैर तो जो कभी ख़त्म ना हो, अपन सोचते हैं गैर का मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे सूर्य ऊर्जा हो गया आपका, पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होगा, हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक। तो इस प्रकार की ऊर्जाओं को हम गैर ऊर्जा में डालते हैं। और जो आपका परंपरागत ऊर्जा बचा तो जो ख़त्म हो सकता है, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आने वाले भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए आजकल देखते हो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी बनाते हैं, सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ी बनाते हैं। इस प्रकार से नए नए आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों चीज़ आपके दिमाग को हिट किया होगा और थोड़ी थोड़ी समझ में भी आया होगा। देखो बेटा एक चीज़ बताऊँ, लास्ट मोमेंट में तुमको वही याद रहता है जो कोई समझाता है, रटा रुटाया सब भूल जाता है, और एग्ज़ाम के 1 माह पहले जो पढ़े रहते हो ना, वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से फीड रहता है। तो ये भी कंप्लीट होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट, आप सादी चट्टान कभी नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं टाइम पास करना है, ठीक है। हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। समय बहुत कम है, समय इतना नहीं है कि हम आराम से पढ़ें। ये क्या है, रेट होल कभी नहीं पूछेगा, रेट होल वगैरह कभी नहीं पूछा,
चलिए यहाँ से दीर्घ उत्तरी में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर बन सकता है तो, बाकी हम नहीं कवर करेंगे। देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि धात्विक क्या होता है, अधात्विक क्या होता है। तो धात्विक मतलब भाई जिसमें धात्विक चमक हो, जिसको पीटने पर आवाज़ आए छन्न छन्न की, जैसे तुम अभी लोहा पटको आवाज़ आएगा ठन 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 जैसा होगा लोहा, ठीक। अधात्विक मतलब जिसमें कोई आवाज़ नहीं, तुम पेंसिल को पटको, है ना, पेंसिल में क्या लगा होता है, ग्रेफाइट, पेंसिल में जो सामने होता है वो ग्रेफाइट होता है, उसको पटको कोई आवाज़ नहीं आएगी, है ना। तो अभ्रक को पटको कोई आवाज़ नहीं आएगी, नमक को पटको कोई आवाज़ नहीं आएगी, इसे कहेंगे अधात्विक। इस चीज़ को ध्यान रखना। बस इतना ही था, बाकी कुछ खास नहीं है। अगर कोई खास होगा तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा, ठीक। तो यहाँ से छोड़ दीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटी का नाम बताओ। मतलब ये कह रहा है कि 4 पेटी, मतलब ये नहीं होता कि एक पेटी निकला 2 पेटी, 4 पेटी का मतलब ये है कि किस किस क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है, लोहा की खदान है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपका क्या है, उड़ीसा झारखंड की पेटी, दुर्गा बस्तर की पेटी और वेल्लीर चित्रदुर्ग और महाराष्ट्र, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। ये 4 आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आग्नेय और कार्यांतरिक, जो कि मैंने पहले बोला, अपसादी आपको पढ़ना है, और ये धरातली चट्टानें आपको पढ़ना है, और पहाड़ी के आधार पर, ये चारों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, बस ये कर लेना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हुआ और दूसरा क्वेश्चन आपका ये पेटी वाला हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, बस इतना ही आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो अब रही आपके मैप की बात, तो मैप को हम आपको बाकायदे लास्ट में समझाएंगे, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं, मैम हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। अब देखो मैप के क्वेश्चन ऐसे फिक्स तो नहीं होते, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो डेफिनेटली तुम अच्छा कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ, जिसमें कवर करेंगे अध्याय 6 के वे सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं करता हूँ वीडियो के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।